प्यारे बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बच्चों, इसका कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कंसेप्ट को पहले हम क्लियर करने के लिए देखते हैं। मान लीजिए किसी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम ले लेते हैं जिसमें NaCl एज अ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हुआ है, तो NaCl डिसोसिएट हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं Na प्लस Cl माइनस में एक्वस मीडियम में। नाउ अगर हम इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन रखें तो आप जानते हो कि मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और ये मोलर कंडक्टेंस इक्वल होगा Na प्लस आयन की कंडक्टेंस के और Cl माइनस आयन की कंडक्टेंस के। इसका मतलब अगर आयनों का कंडक्टेंस ऐड हो जाएगा तो हमें मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। हम अगर आयनिक कंडक्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करें, ये भी लैम्डा ही है, ये भी लैम्डा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, आपको ध्यान रखना है। तो लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन के लिए हम प्लस लिख देते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस आयनों कैटायन के आयनिक कंडक्टेंस और एनायन के आयनिक कंडक्टेंस के सम के इक्वल है, होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम NaCl की जगह पर सपोज करिए इसमें KCl डिसॉल्व कर देते हैं, देन KCl डिसोसिएट हो जाएगा एंड विल गिव K प्लस Cl माइनस इन एक्वस मीडियम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि K प्लस, यहां पर अगर KCl का हम मोलर कंडक्टेंस देखें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, M से इसको हम लिख लेते हैं यहां पर, दिस इज फॉर NaCl एंड दिस इज फॉर KCl। तो यहां पर लैम्डा इनफाइनाइट K प्लस लिख दें प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl minus. Here also we can take Na plus and Cl minus. Now consider these two equations. अब आप देखकर ये बताइए कि यहां पर मोलर कंडक्टेंस आयनों के कंडक्टेंस के इक्वल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि Cl माइनस दोनों में सेम है, यहां पर Na प्लस और यहां पर क्या है, K प्लस है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या Na प्लस एंड K प्लस के कंडक्टेंस पर Cl माइनस का इफेक्ट पड़ता है या Cl माइनस आयन के कंडक्टेंस पर कैटायंस का इफेक्ट पड़ता है या नहीं। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया जाता है तो कैटायन और एनायन दोनों मिलते हैं, दोनों के अपने कंडक्टेंस होते हैं, लेकिन क्या किसी एक आयन के कंडक्टेंस पर दूसरे आयन का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये देखना बहुत जरूरी था। इसी का स्टडी कोलराउस ने किया एंड ही गिव हिट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। जैसा कि आपको स्टेटमेंट से ही क्लियर है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस यानी आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। और कोलराउस ने ये फाइंड आउट किया कि यहां पर किसी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी आयन का मोलर आयनिक कंडक्टेंस दूसरे को आयन, जो उसका को आयन होता है, उसके कंडक्टेंस से कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। तो पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें याद रखना है कि कभी भी आयनिक कंडक्टेंस जो होता है वो अपने को आयन के कंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, बट ओनली इन द केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक चीज यहां आपको क्लियर हो जाना चाहिए
कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयंस जो होते हैं इतने डिस्टेंट होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आयंस की मोबिलिटी एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालती है। इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है क्योंकि डाइल्यूशन क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन अगर हम ले लेंगे तो वहां पर आयंस के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक चीज क्लियर होना है कि क्यों ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है, क्योंकि आयंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और सोल्यूशन में Cl माइनस चाहे NaCl का हो या Cl माइनस चाहे KCl से हो, हमेशा इसका एटमॉस्फेयर सेम होता है और मूवमेंट अगर सेम एम्पियर का करंट है तो मूवमेंट भी सेम होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी आयन का कंडक्टेंस अपने को आयन की कंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। दिस इज द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब अगर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस अगर हमें पता हो तो हम मोलर कंडक्टेंस को, आयनिक कंडक्टेंस को अलजेब्रिक सम की तरह ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम अगर देखें, आप पहला देखिए, एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा इस पे, जैसा कि आपने पढ़ा। अब होता क्या है, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम जनरली स्टेटमेंट केवल याद रखते हैं, बट एप्लीकेशन हमने अपना एक जो इंट्रोडक्शन टू लीड इन केमिस्ट्री बताया था उसमें बताया था एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया गया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम डिसॉल्व करते हैं किसी पोलर सॉल्वेंट में तो इफेक्ट ऑफ कोआयन ऑन द कंडक्टेंस क्या होगा। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, लेकिन सीधे नहीं पूछ करके अगर ऐसे पूछा जाएगा कि इफेक्ट ऑफ कोआयन ऑन द कंडक्टेंस क्या होगा तो आप सीधे कह देंगे कोई नहीं होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें कि वी टेक two electrolytes at infinite dilution, KCl and NaCl, and conductance difference at the infinite dilution of KCl and NaCl is X. Then we take another pair of the electrolytes such as KBr and NaBr, and difference of molar conductance at infinite dilution of these solution is found to be Y. यहां तक देखिए एक सिंपल सा आपको आइडिया दिया। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी हो सकता है KCl, NaCl, KBr और NaBr के मोलर मास दे दिए जाएं, NaKCl Br के एटॉमिक मास भी नीचे लिख दिए जाते हैं और अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना है कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडीशंस हैं तो सीधी सी बात है कि यहां पर Cl और Cl क्या है, कॉमन है, यानी दोनों के कंडक्टेंस में डिफरेंस K और Na का केवल है, और यहां पर भी Br कॉमन है और कंडक्टेंस में डिफरेंस केवल कैटायंस का है और कैटायंस दोनों में K और Na। तो सीधी सी बात यह है कि हम कह सकते हैं कि यहां पर एक्चुअल जो डिफरेंस है वह केवल K प्लस और Na प्लस का है। इसको आप एक्सप्लेन करके भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं उसको देखिए, यहां हम देख लेते हैं आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हम इस पेयर को ले लेते हैं, K इनफाइनाइट लैम्डा इनफाइनाइट
KCl इक्वल माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट K प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस माइनस इसकी वैल्यू हम आयनिक कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। हम अगर इसको ओपन कर देंगे तो दिस विल बी लैम्डा इनफाइनाइट K प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। Cl से क्या होगा, कट जाएगा। इसी तरह से अगर हम लैम्डा इनफाइनाइट KBr एंड लैम्डा इनफाइनाइट NaBr का डिफरेंस देखें तो दिस विल बी लैम्डा इनफाइनाइट K प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Br माइनस Br माइनस माइनस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Br माइनस। Br से अगेन कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट K प्लस प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। यहां अगर हम देखें तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इन बोथ द केस डिफरेंस क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट K प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, और इस केस में भी Cl कट जाएगा, यहां Na प्लस। यहां पर डिफरेंस क्या है, लैम्डा K प्लस माइनस लैम्डा Na प्लस। यहां पर डिफरेंस क्या है, लैम्डा K प्लस माइनस लैम्डा Na प्लस। दोनों ही केस में वैल्यू सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा y। तो इस तरह के रिलेशंस आ सकते हैं। आपको ऑप्शंस डिफरेंट टाइप भी दिए जा सकते हैं, x इक्वल टू y, x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू y अपॉन 2। आपको सीधे इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। तो इससे बचना है कि कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ये क्लियर कर देता है कि मोलर कंडक्टेंस इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस एंड एवरी आयन कंडक्ट इट्स कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इट्स को आयन। यानी कोई भी आयन इलेक्ट्रिक करंट को जब कंडक्ट करता है तो वह बिना को आयन यानी उसके साथ का जो आयन है उससे इफेक्ट हुए स्वतंत्र रूप से अपना गति करता है और आयन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। अब हम देखते हैं इतना जानने के बाद कि फॉर्म क्या होगा कोलराउस लॉ का। कोलराउस लॉ को हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज करिए KCl है एंड MgCl2। यहां पर आयनिक कंडक्टेंस K प्लस प्लस Cl माइनस के नाते होगा एंड यहां पर हो जाएगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस जो होगा, चाहे हम लैम्डा KCl देखें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgCl2 देखें, ये क्यों किसके इक्वल होगा, इनके आयनों के कंडक्टेंस के इक्वल होगा। यहां पर अगर हम KCl के केस में देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट M K प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। बट MgCl2 में क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट Mg2 प्लस, सिंगल आयन है Mg का, बट Cl के कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस 2 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इसका मतलब किसी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयंस मिलते हैं उनको भी हमें कंसीडर करना है। अब हम ये कह सकते हैं एक सिंपल फॉर्म में, इफ न्यू प्लस इज द नंबर ऑफ cations
and nu minus is the number of anions from 1 mole of electrolyte. देन अब हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा केटायंस और लैम्डा एनायंस के अगर नंबर ऑफ आयंस हमें पता है तो हम मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और एक सिंपल फार्मूला लिख सकते हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, एंड दैट विल बी द lambda infinite at m molar conductance at infinite dilution will be equal to the nu plus lambda infinite at of cation plus nu minus lambda infinite of the anions. So this is the formal form of the कोलरॉस लॉ. कोलरॉस लॉ का ये मूल नियम है. हम ये देखेंगे कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने कैटायन या एनायन मिलते हैं उन्हें उनके आयनिक कंडक्टेंस से मल्टीप्लाइड हमें करना है. अब जैसे मान लो Al2SO4 थ्राइस है. अगर इसके लिए हमें मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला लिखना है, दैट विल बी द इक्वल टू द 2, देखिए 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस है. यहां पर कैटायन के कितने आयन मिले हमें? 2. एनायन के कितने आयन मिल रहे हैं हमें? 3. यानी न्यू प्लस इक्वल टू कितना है? 2. न्यू माइनस इक्वल टू कितना है? 3. इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे कि हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट पॉजिटिव आयन. यहां पर प्लस 1 का मतलब ये नहीं है, प्लस ये कैटायन को केवल इंडिकेट करता है और बहुत अच्छा क्लियर करके आप लिखना चाहते हैं, ध्यान सकते हैं Al3 प्लस 3 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट SO4 2 माइनस. तो आप सीधे सीधे आयंस को ही लिख सकते हैं. इस तरह से हम मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलरॉस लॉ. अब हमें देखना है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ. एक एप्लीकेशन तो अभी हमने बताया कि सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि को आयन का इफेक्ट उसके साथ के आयन पर पड़ता है या नहीं पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टेंस. तो आपको यही बताना हमेशा कि कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की अगर केस है तो उस समय को आयन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में कोलरॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है. ये भी आपको ध्यान में रखना है. अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ. बच्चों हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. पहला एप्लीकेशन है ऑफ द कोलरॉस लॉ. कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन यह है कि स्ट्रांग के लिए हम इसको क्यों नहीं यूज करते? स्ट्रांग की वैल्यू जैसा कि आपको ग्राफ से क्लियर है. अगर हम कंसंट्रेशन और लैम्डा m का ग्राफ कीजिए, यहां पर डाइल्यूशन जब हम बढ़ाते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स लीनियर बिहेवियर शो करता है और इस लीनियर लाइन को अगर हम एक्सट्रापोलेट कर दें तो जीरो कंसंट्रेशन की अबाउट, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, यानी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस एट जीरो देन डाइल्यूशन बिकम इनफाइनाइट. ऐसी कंडीशन में हम KCl के लिए या किसी भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट अगर हम कर देते हैं आगे तक, तो ये जहां पर कट करता है दिस इज द लैम्डा इनफाइनाइट m वैल्यू फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. बट हम देख रहे हैं जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं तो ये ग्राफ शुरू में बहुत ही माइनर चेंजेस शो करता है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये क्या करता है? ये बहुत शार्प शो करता है, शार्प कर्व हो जाता है और ये हो जाता है पैरेलल टू y एक्सिस. अब इसको हम चाहे जितना एक्सट्रापोलेट करें ये y एक्सिस को कभी कट नहीं कर पाता, इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकली मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोलराउस लॉ का यूज कर सकते हैं। कोलराउस लॉ में आपने देखा था कि लैम्डा इनफाइनाइट एन इक्वल टू होता है न्यू प्लस लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन प्लस न्यू माइनस लैम्डा इनफाइनाइट एनायन। यह हम पढ़ चुके। अब इसका यूज करके अगर हमें किन्हीं 3 इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा नॉट एम वैल्यू पता है तो हम किसी उनसे बनने वाले किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा इनफाइनाइट एन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 3 स्ट्रांग हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट CH3COO NaCl एंड HCl। तो हमने देखा CH3COO NaCl एंड HCl ये तीनों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हमें इनकी लैम्डा नॉट इनफाइनाइट वैल्यू पता हो, CH3COO लैम्डा इनफाइनाइट NaCl एंड लैम्डा इनफाइनाइट HCl की वैल्यू पता हो, तो इन तीनों से वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बन सकता है दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज CH3COOH, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी वैल्यू हम इन तीनों के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसका बहुत ही आसान सा रूल है जिसको हम देख के बता सकते हैं। इसमें देखिए करते क्या है हम कि ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आयन है। देखो CH3CO माइनस आयन है और H प्लस आयन है। तो जिन इलेक्ट्रोलाइट्स में ये होते हैं CH3CO माइनस, एक्चुअली हम अगर देखें तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस आयन। यही हो। इन दोनों आयंस के आयनिक कंडक्टेंस को हमें ऐड करना है। इनको ऐड करना है, इसका मतलब हम इसमें किसको ऐड करेंगे, CH3CO Na में CH3CO आयन मिल जाएगा और HCl में हमें क्या मिल जाएगा, H प्लस आयन। यानी ये दो वैल्यू हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू द लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें CH3CO माइनस मिल गया इसे, H प्लस आयन इसे मिल गया, लेकिन Na और Cl के कंडक्टेंस क्या हुए, बढ़ गए, एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनको माइनस करने के लिए हम किसको ले लेंगे, NaCl को ले लेंगे। यानी यहां पर क्या करेंगे, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। और अगर इनको आयनिक कंडक्टेंस के फॉर्म में आप ओपन कर दीजिए, अगेन आपको यही फार्मूला मिल जाएगा, ये इक्वेशन अपने आप मिल जाएगा। कैसे, देख लीजिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस हो जाएगा अगेन माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब आप देखिए Na से कट गया, Cl से कैंसिल हुआ और बचा हमारे पास क्या, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस। दिस इज इक्वल टू द लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। इस तरह से हम बहुत ही इजीली, अगर 3 इलेक्ट्रोलाइट्स के हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पता है, तो किसी फोर्थ का हम वैल्यू
कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनरली कैलकुलेशन के लिए वीक आता है। तो अगर इसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है तो उसका भी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हमने बाइनरी एग्जांपल से लिया, यानी एक केटायन और एक एनायन। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें केटायन और एनायन के नंबर्स डिफर करते हो, तो एक एग्जांपल हम लोग इसका भी ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज करिए हमें लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH फाइंड आउट करना है, बट इसके लिए जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वह है लैम्डा इनफाइनाइट BaOH ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए यस हो गया। और वैल्यू आपको जो दी गई है वह दिया है लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl, this is equal to the y, एंड यहां पर तीसरी वैल्यू जो दी गई है लैम्डा इनफाइनाइट BaCl2 का दिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू Z। इन तीनों से हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, यह हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है, फाइंड आउट क्या करना है। लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH गिव्स आउट क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट NH4 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस। अब इनमें हमें देखना है NH4 प्लस और OH माइनस को हमें ऐड करना है। यहां पर NH4 प्लस क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl में है, तो हम सीधे यहां पर क्या लेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl, इससे हमें एक NH4 प्लस मिल गया। प्लस हम क्या करेंगे, OH माइनस कहां से मिलेगा, BaOH ट्वाइस से, तो हम क्या लेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट BaOH ट्वाइस। लेकिन OH आपको कितना मिला है, 2 मिल रहा है। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए केवल कि एक का, तो हम इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 1 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें रिक्वायर्ड आयन ज्यादा मिल रहे हैं तो डिवाइड कर देना है, कम मिल रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके हमें अपने जो हमारा क्वेश्चन है उस इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग आयनिक कंडक्टेंस को कलेक्ट करना है। तो यहां पर हमने NH4Cl से NH4 को लिया और हाफ लैम्डा इनफाइनाइट BaOH ट्वाइस हमने किसको ले लिया, सिंगल OH को। अब हमारे पास एक Ba बढ़ गया या हाफ Ba बढ़ गया और NH4Cl कितना बढ़ गया, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें रिमूव किसको करना है, एक Cl और हाफ Ba, तो हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे और एक Cl हाफ Ba, इसका मतलब हाफ लैम्डा नॉट BaCl2, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NH4Cl की वैल्यू कितना है y प्लस BaOH ट्वाइस कितना है, हाफ X माइनस हाफ J, दिस इज द लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो चाहे बाइनरी हो, टर्नरी हो या जिस तरह के भी हो। अगर हम इन इक्वेशंस को, इन एग्जांपल्स को समझ गए हैं तो हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है इसका, दैट इज द determination of degree of dissociation of weak electrolyte। सेकंड एप्लीकेशन है determination of degree of dissociation of weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है
तो इसको फाइंड आउट करने का एक मेथड है कि हम उनके मोलर कंडक्टेंस को मेजर कर लें। अगर हम मोलर कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं तो हम आसानी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम बहुत आसानी समझ सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एक्चुअली डिपेंड किस पर करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं CH3COH गिव्स आउट CH3CO माइनस प्लस H प्लस I। यहां पर आयन कंडक्टेंस किसके कारण होगा, इन आयनों के कारण। अब अगर मान लीजिए 1 माइनस एल्फा की वैल्यू 0.1 है तो कितना मिलेगा हमें 0.1। अगर एल्फा की वैल्यू, एक मिनट आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1 माइनस एल्फा, यहाँ एल्फा होगा, ये क्या होगा एल्फा होगा। अब एल्फा की वैल्यू मान लीजिए 1 माइनस 0.1 है, 0.1 यानी हमें केवल 0.1 आयन ऑफ स्टेट आयन एंड H प्लस आयन। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम देखें बढ़ जाती है किसी भी कारण से 0.2 हो जाए, यहाँ पर हमें 0.2 आयन मिलेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस जो होते हैं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टेंस भी डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। तो अगर किसी कंसंट्रेशन पर, मान लो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C1 पे था, ये कहां था C2 पर था। अगर डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर हम माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है और ये क्या है अल्फा 2 है, एंड इन कंसंट्रेशंस पर मोलर कंडक्टेंस लैम्डा n1 है एंड यहां पर क्या है लैम्डा n2 है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि लैम्डा 1 n अपॉन लैम्डा 2 m विल बी इक्वल टू द अल्फा 1 अपॉन अल्फा। यानी सीधा सा है कि मोलर कंडक्टेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या है प्रोपोर्शनल है। इनका रेशियो क्या होगा, जिस रेशियो में डिसोसिएशन इंक्रीज होगा उसी रेशियो में मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है। यहां पर हम सफिक्स m1 एंड m2। नाउ अगर इनमें से हम मान लें कि अल्फा 1 इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो लैम्डा m1 विल बी m1 विल बी लैम्डा इनफाइनाइट एंड लैम्डा m2 को अगर हम सिंपली लैम्डा m रिप्रेजेंट करें, देन वी कैन से दैट लैम्डा m at concentration C upon lambda infinite m is equal to अल्फा 1 तो हम अल्फा ही लिख लें, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यहां पर फिर से हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू नेग्लेजिबल हो जाएगी और यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हो कि अल्फा 2 हो जाएगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा 2 इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है 1 के इक्वल हो जाता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता है कब, जब मोलर डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है। यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और ऐसे केस में हम लिख सकते हैं, यहां देख लेते हैं लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू अल्फा। यानी किसी कंसंट्रेशन पर अल्फा की वैल्यू को हम उस कंसंट्रेशन के मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये फार्मूला डिराइव किया जा सकता है कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर हम कैसे मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स, इसको हम लोग देखें। बच्चों हम लोगों को देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, यानी जो अल्प मिले होते हैं, बहुत कम
सॉल्युबल होते हैं, ऐसे साल्ट्स के हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी को देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए सॉल्युबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। सॉल्युबिलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड solution at given temperature। इसी टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करती है। अब आप एक चीज देखिए, अगर कोई साल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका मतलब ये है अगर इसमें हम डिजॉल्व करेंगे बहुत स्मॉल अमाउंट ही इसका डिजॉल्व होगा। स्मॉल अमाउंट डिजॉल्व होगा तो हमें कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। और ये सॉल्यूशन जनरली स्पेरिंगली सॉल्युबल के केस में ये सॉल्यूशन जो होते हैं इनका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हम मान सकते हैं। ये एक एजम्पशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स के लिए हम डाइल्यूशन जो होता है उसको इनफाइनाइट मान सकते हैं और ये मान सकते हैं कि इनका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन और इसका जो डाइल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम लैम्डा नॉट वैल्यू कैलकुलेट करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इनफाइनाइट m के इक्वल ही होगी। इस तरह से बच्चों हम लोग ये माना जाता है, एजम्पशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस जो होता है वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही होता है, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी ही बहुत कम होती है। इतना कम डिजॉल्व होते हैं कि इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी हम इनफाइनाइटेशनली डाइल्यूट मान सकते हैं, यानी इनका डाइल्यूशन इनफाइनाइट ही होता है, इसीलिए स्पेरिंगली सॉल्युबल भी होते हैं। तो अगर इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस हम देखें तो वो लैम्डा इनफाइनाइट m के इक्वल होना चाहिए। ये एजम्पशन है, इसी को मान के इनके सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप देखिए ये इक्वलिटी क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। तो इस वैल्यू को हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, किसी सोल्यूशन से नहीं, किसी एक्सपेरिमेंट से नहीं मेजर करते, इसको हम डेटा जो डिफरेंट आयंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस है उसे हम फाइंड आउट करके किसी भी साल्ट का लैम्डा इनफाइनाइट या फाइंड आउट करते हैं, और ये एग्जाम में दिया रहता है जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब दूसरा सवाल है कि हम सॉल्युबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करें। सॉल्युबिलिटी इज द कंसंट्रेशन, और अगर इसको मोलरिटी में रिप्रेजेंट करें तो हम सीधे कह सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। अगर मोलरिटी के टर्म में करें तो आप जानते हैं कि लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू क्या हो जाएगा, K कप्पा कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये आप फार्मूला जानते हैं। अब हम अगर किसी सॉल्ट की K वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, और इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है, सोल्यूशन बना लिया जाता है, उस सोल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में फिल कर दिया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के मेथड से उसको हम कंडक्टिव सेल को ऑपरेटर से जोड़ते हैं और उसकी कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगा तो लैम्डा नॉट m वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। चूंकि उसकी मोलरिटी या सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना इजी नहीं होता है, इसलिए इस वैल्यू को हम m को यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। अगर m को हम सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर दें तो हमें कर सकते हैं कि लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू हुआ K इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, या सॉल्युबिलिटी इक्वल टू हुआ कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m। इससे हम
किसी भी सोल्यूशन के के वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो उसका हम सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लें, उसका हम कप्पा वैल्यू कैलकुलेट कर लें, लैम्डा इनफाइनाइट एम को हम डेटा से फाइंड आउट कर लेंगे और इसको फाइंड आउट करके हम उसकी सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, दी होती है, कप्पा की वैल्यू भी दी हुई होती है, आपको सीधे सीधे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, आप इसको कर सकते हैं। और इसी तरह से कभी कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट को अल्फा के साथ फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक चौथा जो हो सकता है एप्लीकेशन वह है कि टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम के डी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोस्टवाल डायल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट के डी अपॉन सी। इससे आप के डी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा आपने भी देखा था कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा को फाइंड आउट करके के डी की वैल्यू को किसी भी कंसंट्रेशन पर फाइंड आउट किया जा सकता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन आपको लास्ट लॉ हमने देखा और नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं, फैराडे लॉ क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या होता है और इसमें फैराडे लॉस क्या है, ये हम देखेंगे। साथ ही कुछ क्वेश्चनर्स हम आपको देंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो अगले लेक्चर में आप तैयारी पूरा करिए। अब तक जो पढ़ाया गया है इससे लिंक में हम आपको एक क्वेश्चनियर कम से कम 25 क्वेश्चंस का देंगे जिसे आपको सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन आगे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।